नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के पहले भाग ऋग्वैदिक काल के बारे में जाने थे। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं वैदिक पीरियड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैदिक पीरियड को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। पहला ऋग्वैदिक काल और सेकंड लेटर वैदिक पीरियड, जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसका टाइम क्या है? 1500 to 1000 BC और इसका क्या है? 1000 to 600 BC। और आपको मैंने बताया था कि 1000 BC में ही लोहा का खोज हुआ था। 1000 BC में ही लोहा का खोज, आयरन रिवोल्यूशन। कहां पे आयरन का खोज हुआ था सबसे पहले? तो सबसे पहले धारवाड़, कर्नाटका में एक जगह है धारवाड़, यहीं पे लोहा का खोज हुआ था। अब यहां पे जानने वाली बात यह है कि दक्षिण से उत्तर में ये लोहा कैसे पहुंची। ये अभी तक हम लोगों को ज्ञात नहीं है कि कैसे ये ट्रांसफर हुआ साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। चलिए, इस लोहे की एक खोज ने भारतीय इतिहास को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। इस लोहे की खोज ने भारत के इतिहास को पूर्ण रूपेण चेंज कर दिया। ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक में लेकर आ गया। अब हम लोग जानेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो यह युग जो है, यह काल मूलतः जो है 3 वेदों के युग कहा जाता है। 3 वेदों का युग कहा जाता है इसे। या ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल के बाद जो भी रचना हुए उसका काल है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बाद जो भी रचना हुई है उसमें 3 वेद आते हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेद की चर्चा होती है, किंतु वेद तो 4 हैं, तो उसमें 3 वेद जो हैं इसी काल में रचित हुए हैं। और इसके साथ ही तो इसमें याद रखिएगा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये तो 3 हैं वेद। किंतु मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी रचना ऋग्वेद काल के बाद हुई है उसी का काल है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन सभी का ये काल है, ठीक है। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। अब ये जानते हैं हम लोग कि यह काल आर्यों का उत्कर्ष का काल है। आर्यों का उत्कर्ष, मतभेद या ऊहापोह समझ लीजिए, इनका भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इनके राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया, इनके रिचुअल्स में परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये समाज इस पे बेस्ड हो गई, ठीक है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों पे बेस्ड हो गई। अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि लोहा के खोज होने के बाद, ठीक है, ये तो है ही, मगर इस काल के अध्ययन के लिए हम
अध्ययन के लिए एक और हमारे पास एविडेंस है पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, जिसे प्रिंटेड ग्रे वेयर बोला जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, बर्तन जो भूरे कलर का है, ब्राउन कलर का बर्तन, वो उस टाइम का हम लोग इसी से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, कि लेटर वैदिक पीरियड का किसी भी सभ्यता को जानने के लिए हमें उसका भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को जानना होता है। हम लोग जो है पढ़ेंगे या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें जानना है कि सफल होने के लिए पढ़ना तो जरूरी है ही, मगर पढ़ने के साथ साथ समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर वैदिक काल का हम लोग भौगोलिक विस्तार जान लेते हैं। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार, यहां पे याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल के लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे थे, 7 नदियों के क्षेत्र में रह रहे थे। किंतु 1000 BC में जब लोहे का खोज हो गया, ये कबीले में रह रहे थे, लोहे का खोज होने के बाद यहाँ पे कुल्हाड़ी जब लोहे का बन गया तो यहाँ के लोगों ने जंगलों की सफाई करना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्र को विस्तारित करना शुरू किया। तो याद रखिएगा, इसे बोला जाता है इस समाज में उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब में, या केंद्र, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का केंद्र गंगा यमुना दोआब हो गया। ठीक है, गंगा यमुना दोआब, ये सभी किसके कारण हो रहा है? तो एक लोहे के खोज के कारण, लोहा से एक्स बन गया कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी से इन्होंने जंगलों की सफाई की। ठीक है, और जंगलों की सफाई करने के बाद उस क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो भौगोलिक विस्तार में गंगा यमुना दोआब हम लोग जानते हैं, जिसका हम लोगों को सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे गंगा यमुना दोआब के बारे में, सबसे पहले चर्चा कहां पे मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में आर्यों का निवास स्थान गंगा यमुना दोआब बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सामाजिक स्थिति। अब सामाजिक स्थिति में हम लोग जानेंगे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति तो पता चल चुका है कि लोहे की खोज के कारण वनों की कटाई होना स्टार्ट हुआ और लोग सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा यमुना दोआब में शिफ्ट कर गए। चलिए, अब हम लोग सामाजिक स्थिति इस समाज का जानते हैं। सामाजिक स्थिति, ये समाज जो है वो इस समाज का जो आधार है, इसे हम लोग जानेंगे। आधार वर्ण के आधार पे हो गया, वर्ण सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वर्ण का उल्लेख सबसे पहले कहां पे हुआ है। तो ऋग्वैदिक काल में आपको बताए थे कि ऋग्वेद का 2 से 7 सबसे पुराना मंडल है और 1, 8, 9, 10 बाद में उसमें ऐड किया गया है। तो इसी में ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण का उल्लेख है। ठीक है, वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुष सूक्त में है। ठीक है, और यहां पे याद रखिएगा, ऋग्वेद में जन्म प्रधान होता था। ठीक है, यहां पे क्या हुआ देखिए,
ऋग्वेद में वर्ण जन्म के आधार पर नहीं हो रहा था, कर्म के आधार पर हुआ था। मतलब ऐसे मानिए कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा 2 या 3 बच्चे हैं, किसी को अगर पढ़ने में मन हो रहा है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, किसी को अगर काम करने में मन हो रहा है तो वो शूद्र हो जाएगा, या किसी को व्यवसाय करने का मन हो रहा है तो वो वैश्य हो जाएगा। किंतु यहां पे जन्म के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर। मतलब मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे द्वारा उत्पन्न हुए संतान भी ब्राह्मण ही होंगे। तो यहां पे जन्म आधार हो गया, मतलब समाज में कठोरता आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो वर्ण जन्म के आधार पर। और कितने वर्ण थे? तो 4 वर्ण। 4 वर्ण। 4 वर्ण में कौन कौन, तो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, फोर्थ है शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को द्विज बोला जाता है, तीनों को द्विज बोला जाता है। ठीक है, द्विज बोला जाता है। अब यहां पे देखिए, इनको बोला जाता था आइए, शब्द जो बोला जाता था, इनको आयो, इनको जल्दी आओ और इनको दौड़ के आओ। तो इसी से आपको समाज में पता लग जाता है कि इनकी स्थिति क्या थी और ये इन लोगों की स्थिति क्या थी। ठीक है, वैश्यों का यहीं पे याद रखिएगा, यही सिर्फ व्यवसाय करते थे और इन्हीं को सिर्फ और सिर्फ टैक्स दिया जाता था, यही टैक्स देते थे और इनके ही टैक्स पर क्षत्रिय और ब्राह्मण भरण पोषण अपने करते थे। वैश्यों द्वारा दिए हुए कर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय भरण पोषण करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन तीनों को तो उपनयन का अधिकार था, उपनयन का अधिकार, उपनयन संस्कार का अधिकार था, किंतु इनका उपनयन संस्कार अब अधिकार नहीं है, उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं। ठीक है, मतलब शूद्रों का उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। उसके बाद इसी से आप समझ लो कि इनका समाज में क्या स्तर हो गया होगा। समाज में स्तर धीरे धीरे इनका डिक्रीज होना शुरू हो गया और ब्राह्मणों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने आप को पावरफुल बनाया, उसके बाद क्षत्रियों ने और वैश्यों। ठीक है, और शूद्र सभी का काम करते थे। मतलब ये तीनों का, इन तीनों का अपना अपना काम था। इनका पढ़ाई लिखाई से काम होगा, इनका राज्य काम में होगा, इनका व्यवसाय है, और इनका जो शूद्रों का काम है वो इन तीनों का सेवा करना। मतलब शूद्रों का काम जो है, शूद्रों का कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय प्लस वैश्यों का सेवा करना है। मतलब शूद्र सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मण सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। उनके ऊपर पहुंचने का रीजन है कि उन्होंने समाज में सबसे ज्यादा यज्ञों का इंपोर्टेंस बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा यज्ञ करवाना स्टार्ट किए थे समाज में। तो जैसे ही समाज में यज्ञ बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे ब्राह्मणों के ताकत में वृद्धि स्टार्ट हुआ। तो ब्राह्मण का ताकत जो है वो यज्ञ के कारण, जैसे यज्ञ करवा रहे हैं और राजा को बोल रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ करो, तुम्हें पुत्र रत्न के प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा देंगे, ये चीज चाहिए मुझे, मतलब जमीन चाहिए या पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए या जमीन चाहिए। ठीक है, तो ब्राह्मणों का यज्ञ के कारण इंपोर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया था। और कर के बारे में आपको बता ही दिए कि कर जिसे बलि उस टाइम में बोला जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ वैश्य चुकाते थे। वैश्य वो कितना भाग चुकाते थे? 1/16 भाग कर चुकाते थे। अब शूद्रों का काम क्या था आपको बता ही दिए, सेवा करना।
शूद्रों का काम सेवा करना। किसका किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का सेवा करना था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि देखिए समाज में ये तीन तो जाति हैं ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किंतु एक और तो है महिला। महिला में याद रखिएगा इनका स्थिति दयनीय होना स्टार्ट हो गया इसी समाज में। सबसे पहले इनका उपनयन संस्कार खत्म कर दिया गया। उपनयन, जो ये लोग ऋग्वेद काल में उपनयन इनका हो रहा था वो खत्म कर दिया गया। तो महिलाओं का स्थिति धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, उपनयन संस्कार। और ये कहां पे हमको पता चलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, और महिला को इसी टाइम में कृपण बोला गया। कृपण, जो महिला ऋग्वैदिक काल में दुहिता कहलाती थी वो उत्तर वैदिक काल में कृपण कहलाने लगी। ठीक है, तो कृपण कहलाने लगी मतलब पैदा होना ही एक तरह से गलत हो गया महिलाओं के लिए। समाज में स्थिति इनका गिरते चला गया। उपनयन संस्कार का अधिकार इनसे छीन लिया गया। यज्ञ में ये लोग बैठना बंद कर दिया, मतलब पति के साथ जो यज्ञ में बैठ रहे थे वो भी इनका ले लिया गया। मतलब महिलाओं का स्थिति दयनीय हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? अब इसी में याद रखिएगा, उपनयन तो ले ही लिया, अब पैतृक संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं से छीन लिया गया। पैतृक संपत्ति जो दिया जाता है, जैसे पुत्र को पैतृक संपत्ति का अधिकार आज भी है, पहले भी था, वैसे ही महिलाओं का भी था, किंतु उनसे छीन लिया गया। मतलब सभी तरह से महिलाओं का स्थिति बद से बदतर किया गया था इस समाज में। ठीक है, अब समाज का तो जान गए, अब परिवार के बारे में आप जान लीजिए। समाज में ही परिवार भी आता है, तो परिवार का आधार जो था वो पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद के तरह ही उत्तर वैदिक काल में भी परिवार का आधार पितृसत्तात्मक, मतलब पिता ही पितृसत्तात्मक, पिता इनका मुखिया हुआ करता था। ठीक है, पितृसत्तात्मक ऋग्वेद के समान ही था। ठीक है, अब देखिए यहां पे परिवार में एक वर्ड आ गया गोत्र, जो पहले क्या, इसका मतलब पहले क्या होता था कि जहां पे एक कुल का सभी गोधन एक जगह पे रखा जा रहा है उसे गोत्र कहा जाता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में गोत्र का मतलब हो गया कि एक ही मूल इंसान से पैदा हुआ कुल, एक ही मूल इंसान से पैदा हुआ कुल। जैसे आजकल गोत्र जैसे बोला जाता है, ब्राह्मणों में सांडिल्य होता है, सावर्ण होता है, उसी को, उसको पहले गोधन, जहां पे एक कुल का गोधन रखा जाता था, वैसे इसको एक ही मूल से, एक ही मूल के, ठीक है, और गोत्र पता चल गया। पहले ऋग्वेद, पहले क्या हो रहा था, जहां पे गोधन रखा जा रहा था एक मूल कुल के, ये बाद में एक ही मूल से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? अब देखिए यहां पे परिवार में क्या क्या आ गया है। परिवार पहले क्या था, एक संयुक्त परिवार था, किंतु बाद में धीरे धीरे, यहां पे याद रखिएगा जाबलोपनिषद एक बुक है, उसमें चारों वर्ण की व्याख्या है। जाबलोपनिषद एक बुक है जिसमें चारों वर्ण, चारों आश्रम, एक तरह से जान लीजिए चारों आश्रम की व्यवस्था है। वर्ण मत लिखिएगा, ठीक है। इसमें कौन है, पहला कौन वर्ण आता है? चार आश्रम होते हैं ना किसी भी, तो पहले तो होता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यासी, उसके बाद क्या चार होता है, देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ऐसे लिख लो आप, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये चार वर्ण, ये चार आश्रम की व्याख्या जाबलोपनिषद में की गई है।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में इस समाज के, और ये सभी हो रहे हैं एक कारण से। इतिहास में परिवर्तन जो हो रहा है वो सभी लोहे के खोज के कारण हो रहा है। तो लोहा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं, जानेंगे। पर पहले तो हमें क्या होता है, सब लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। मगर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सीखना है। पढ़ाई तो करनी ही है, सीखना है। फिर हमें उस चीज को समझना है। इसी चीज से हमें जब सीखेंगे और समझेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। और सीखना जो है ये एक धीमी प्रक्रिया है और पढ़ना एक तीव्र प्रक्रिया है। पढ़ाई जो हम लोग करते हैं वो जल्दी में करते हैं, किंतु किसी भी चीज को सीखने में हमें टाइम लगता है। और जब सीखना और समझना साथ में हो जाता है तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी और उस चीजों को समझेंगे भी और सफल भी होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, अभी बताए हैं राजनीतिक स्थिति, पॉलिटी, जन टू जनपद। इस समाज का राजनीतिक स्थिति ऋग्वेद में, ऋग्वेद काल में जन बेस्ड पॉलिटी, ऋग्वेद में जना बेस्ड पॉलिटी है, ठीक है। वहां पे जन और यहां पे जनपद हो जाएगा, जना टू जनपद, ठीक है। ये लेटर वैदिक में हो जाएगा और ये ऋग्वेदिक पीरियड में हो जाएगा। ऋग्वेदिक में क्यों हो जाएगा जना, क्योंकि यहाँ पे भरण पोषण के लिए पेस्टोरल इकोनॉमी है, ठीक है, पशुपालन पर है। किंतु लोहे की खोज होने, जैसे ही लोहे का खोज हुआ ये समाज फार्म बेस्ड हो गया, कृषि आधारित समाज हो गया। अब पशुपालन गौण हो गया, पशुपालन हो रहा था मगर ज्यादा नहीं हो रहा था, कृषि सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो जन से जनपद, राजनीतिक में हम लोग जानेंगे जना टू जनपद। ये लोग कैसे कन्वर्ट हुए, लोहे की खोज के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां पे क्या था, जन, कबीला, ट्राइब, ठीक है। क्षेत्रीय राज्यों का जो क्षेत्र था, ये जब कबीला था, यहाँ पे लोग रह रहे थे, जब इनको लोहे से हथियार बनना स्टार्ट हुआ तो उस जगह को जब ये लोग साफ करके अच्छे से बड़ा क्षेत्र बना लिए तो ये जनपद, जन से जनपद हो गए, कबीला से एक स्टेट हो गया। ऐसे समझिए, कबीला से स्टेट हो गया। और जैसे कबीले का नाम हुआ करता था, एक कुरु ही मान लो आप, कुरु, तो वही लेटर वैदिक में कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, कुरुक्षेत्र। इसी क्षेत्र को, मतलब ये जो पहले ट्राइब थे वो जब बड़े जगह पे रहने लगे और उस क्षेत्र को जानने लगे तो उसी क्षेत्र को हम लोग स्टेट कहने लगे। जैसे कुरु एक कबीला था जो बाद में कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। और कुरु कैसे बना था, भरत और पुरु जो दो राजा थे, दो राजवंश, उसको मिलाकर कुरु राजवंश बना था। भरत कौन, दासराग युद्ध में जो विजय हुए थे, ठीक है, पारुसनी नदी के किनारे पे जो युद्ध हुआ था, ठीक है। और राष्ट्र शब्द का जो, राष्ट्र शब्द या प्रदेश, ऐसे समझ लो, राष्ट्र या प्रदेश का सबसे प्रथम बार उत्तर वैदिक काल में, अगर क्वेश्चन कभी भी पूछे राष्ट्र या प्रदेश का सबसे पहली बार कहां पे उल्लेख हुआ है तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ठीक है। स्टेट का लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है हमें, ठीक है। अब देखिए यहां पे, जब यहां के राजा क्या कर रहे थे, किसी भी राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रीढ़ का हड्डी एक तरह से क्या होता है, टैक्स। ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से कर दे रहा था, किंतु यहां पे
वैश्यों को कर देना नियमित कर दिया गया। मतलब अब राजा के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया। तो जब राजा के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो राजा स्ट्रांग होगा, किंग स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होगा तो वो अपना जो सत्ता है उसको स्ट्रांग करना चाहेगा। तो वो ब्राह्मणों की मदद से अपने सत्ता को स्ट्रांग करना स्टार्ट किया था। और इसीलिए राजा को क्या बोला गया? देवीय। मतलब राजा को देवीय द्वारा उत्पन्न बताया गया। मतलब राजा कोई भी है वो उसे देव द्वारा उत्पन्न, मतलब देवीय शक्ति उसमें है। ठीक है। और ये सब किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्राह्मणों के सहयोग से, क्योंकि ब्राह्मण समाज में यज्ञ करवा रहे थे। अब जब राजा स्ट्रांग होगा तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी सत्ता कोई किसी और के पास जाए। तो वो अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए यहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था लाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मोनार्की लाना स्टार्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जन्म प्रदान कर दिया जाएगा। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, कर्म प्रधान नहीं, जन्म प्रधान। ठीक है। और यहां का जो राजतंत्र जब बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो कोलैप्स होना या खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोकतंत्रात्मक में याद रखिए कि ऋग्वेद काल में 3 संस्था थी: सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत, ये तीनों संस्था में विदत ऋग्वैदिक पीरियड में तो था, किंतु लेटर वैदिक पीरियड में एक तरह से इसका नामो निशान भी नहीं रहा, गायब हो गया। सभा में महिलाओं का प्रवेश खत्म कर दिया गया। अब ये पैसे वाले लोगों का ये रह गया। और समिति में भी एक तरह से समिति और सभा दोनों का पावर को डिक्रीज किया गया। तभी तो राजा का पावर इंक्रीज होगा। इस दोनों लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का पावर डिक्रीज होगा तभी तो राजतंत्रात्मक का व्यवस्था इंक्रीज होगा और राजा पावरफुल होगा। और राजा जब पावरफुल होने लगा उसका कारण क्या है? लोहे की खोज। क्योंकि राजा अब उस हथियार से बड़ा क्षेत्र जीतना स्टार्ट कर दिया था। राजा बड़ा क्षेत्र मतलब अपने राज्य का विस्तार करने लगा। और राजा अपने नाम में सम्राट, अधिराज, ये सब उपाधि लेके अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बना रहा था। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था इंक्रीज हो रही थी और लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी एक तरह से कोलैप्स हो रही थी, जिसमें 3 संस्था थी: सभा, समिति और विदत, जिसमें विदत का नामो निशान नहीं रह गया। सभा समिति में सभा का जो है वो प्रभावशाली वर्गों का वर्चस्व हो गया और समिति, ये दोनों संस्था प्रभावहीन हो गई। महिलाओं का इस दोनों में प्रवेश असंभव कर दिया गया। जब समाज में पुरुष स्ट्रांग होते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? महिलाओं को ही दबा रहे थे इस समय में। ठीक है। अविदत का नामो निशान गायब कर दिया गया। राजा अपने आप को उपाधि दे रहा था: सम्राट, एकराट, अधिराज। ठीक है। ये सब क्यों किया जा रहा था? स्ट्रांग फील कराने के लिए। ठीक है। अब देखिए इस टाइम में कुरु तो बता ही दिए कि कुरु से कुरुक्षेत्र हो गया। और इस टाइम में अगर पूछे कि इस टाइम का सबसे स्ट्रांग राज्य कौन था तो पांचाल। 5 जनों का जो, जहां पे 5 जन मिलके जब एक जगह राज करना स्टार्ट कर गए तो उसे पांचाल कहा गया। एक और नाम आता है इसमें, विदेह, जिसका कोई देह ना हो, जिसका कोई, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसका कोई देह नहीं था। ठीक है। तो विदेह। और कुरु से आप समझिए गए जन से जनपद में ट्रांसफर हुआ। ठीक है। ऋग्वेद टू लेटर वैदिक। अब देखिए राजा को तो आपको पता ही चल गया, जब ये स्ट्रांग हो गया तो जब ये राजा स्ट्रांग हो गया तो राजा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा।
तो न्याय का भी ये सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा, सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा को कहा जाने लगेगा। और टैक्स से पता ही चल गया था कि राजा को अब टैक्स मिलना स्टार्ट हो गया, किसके द्वारा? वैश्य द्वारा। कितना? 1/16, क्योंकि किसी भी राज्य का जो रीढ़ है वो टैक्स सिस्टम ही है। जैसे अभी इंडिया का जो रीढ़ है वो इकोनॉमी का रीढ़ क्या है? कोई भी राजा का इकोनॉमी रहेगा तभी तो, नहीं तो पाकिस्तान का स्थिति देख लीजिए आज क्या है, वहां पे इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तरह से वो कटोरा लेके भीख मांगते रहता है। ठीक है, मगर अपने भारत का देख लो, यहाँ का इकोनॉमी बूम कर रहा है तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का पूरे वर्ल्ड में वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमी में जब टैक्स आने लगेगा तो राजा स्ट्रांग होगा। ठीक है, राजा स्ट्रांग हो गया और वैश्यों से कर ले रहे थे और ब्राह्मणों को खुश कर रहे थे। क्यों? ब्राह्मणों को खुश कैसे कर रहे थे? यज्ञ करके। तो राजा टैक्स कहीं और से ले रहा था और यज्ञ करके ब्राह्मणों को खुश कर रहा था। चलिए, अब बलि उसे बोला जाता था टैक्स को, उस टाइम में बलि वैसे देते थे। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा? इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति इस समाज का क्या है। और ये सभी जो है इनका, ये सभी आयरन पर बेस्ड है। कोई ये नहीं है कि कुछ और हो रहा है, नहीं, ये सभी के सभी आयरन, लोहे के खोज के कारण पूरा का पूरा समाज में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, चलिए, आर्थिक स्थिति हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद का आर्थिक जो था वो पशुपालन, एनिमल रियरिंग बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, वहां पे उस समाज का जो आधार था वो पशुपालन आधार था। किंतु इसका जो हो जाएगा आर्थिक स्थिति इसका, ये पशुपालन से कृषि की ओर चले जाएंगे। पशुपालन से, ऋग्वेद में पशुपालन, इनका हो जाएगा कृषि। कृषि क्यों होगा? लोहे की खोज के कारण। प्लाव, लोहे से ये लोग प्लाव बनाना स्टार्ट कर देंगे, और प्लाव से प्लाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कृषि, अब कृषि का सबसे पहले चर्चा कहां पे हुआ है? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, फोर्थ मंडल में, चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेदिक काल में यवा सबसे इंपॉर्टेंट था, मगर यहाँ पे गेहूं, राइस, लैंटर्न, ये सब इंपॉर्टेंट यहां पे उपजाने लगे। चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख है ऋग्वेद के। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन से ये समाज कृषि की ओर बढ़ने लगी और ये सिर्फ और सिर्फ लोहे के खोज के कारण हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, इसी कृषि में आपको प्लाव बोले हैं, तो सबसे पहला बार जो है सर्वप्रथम लौह उपकरण अतरंजी खेरा में मिला है। अतरंजी खेरा, ठीक है, और याद रखिएगा अतरंजी खेरा यूपी में एक जगह है, वहीं पर अतरंजी खेरा में लौह उपकरण मिला है। ठीक है, जखेरा जो है, या जखेरा इसको मानिए, जखेरा एक जगह है और यहीं पे राइस मतलब चावल, गेहूं, इसके भी दाने, इसके भी साक्ष्य हमें मिला है। तो कृषि का पता चल गया कि सबसे पहले हमें लौह उपकरण अतरंजी खेरा में मिला है। जखेरा भी एक जगह है, वहां पे भी लौह उपकरण मिला है, और राइस और गेहूं अतरंजी खेरा में मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे ही कृषि होना स्टार्ट हुआ तो समाज में बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। पशुपालन में किसी तरह भरण पोषण हो रहा था, मगर कृषि जब खेती होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक उत्थान होगा। अब सामाजिक जब उत्थान हो जाएगा, सामाजिक उत्थान, तो यहाँ पे कृषि का विस्तार जब होगा, देखो लोहे का उपकरण से कटाई हो रही थी,
कटाई, वनों की कटाई, तो वो खेती की योग्य जमीन बनाया जा रहा था। ठीक है, तो कृषि विस्तार हो गया। अब कृषि विस्तार से जब खेती से पैसे एक तरह से आने लगेंगे हमारे पास ही, कल चल के अगर जॉब हो जाएगा और पैसे लाखों रुपए आप कमाने लगोगे, तो कुछ ना कुछ तो करोगे, कुछ सुख साधन के लिए। तो यहां पे ही हमें सुख साधन के लिए एक तरह से समझो मृदभांड जो है, मृदभांड। अब मृदभांड कौन बनाएगा? वो शिल्पी बनाएगा। तो शिल्पियों का क्या हो गया? एक वर्ग तैयार हो गया। मृदभांड बनाना मतलब बर्तन बनाना स्टार्ट हुआ, जिस पर चित्रकारी किया हुआ था, जिसे हम लोग PGW बोलते हैं, प्रिंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, मृदभांड। अब देखिए, जब पैसे आने लगेंगे और शिल्पी जो है, तो ये तो व्यापार भी करेगा ना, तो यहां पे व्यापार वाणिज्य का बढ़ोतरी हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य का बढ़ोतरी, व्यापार वाणिज्य इंक्रीज हो जाएगा। और जब व्यापार और वाणिज्य में जब पैसे आने लगेंगे, तब आपका एक तरह से जनसंख्या भी तो बढ़ेगा, क्योंकि अब आप खेती कर रहे हो, तो मृत्यु उसके कारण नहीं होगा, भूख के कारण, तो आपका जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। और जनसंख्या में वृद्धि जब होगा, तो अब आपको रहने के लिए आवास चाहिए। तो छोटे जगह में आप रहोगे नहीं, तो अब आप क्या करोगे? नए क्षेत्रों का खोज करोगे। तो नए क्षेत्रों को खोज करने के लिए आपको वनों की कटाई करोगे, तो आप ऊपर आओगे। इसीलिए इस समाज का केंद्र क्या हो जाता है? गंगा यमुना दोआब। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये लोग नए नए क्षेत्रों का खोज कर रहे थे। ठीक है, और वनों की कटाई करके भी कृषि योग्य भूमि बना रहे थे। तो गंगा यमुना दोआब इनका सेंटर पॉइंट था। ठीक है, और मृदभांड में आप जान ही गए कि PGW है मेन। अगर क्वेश्चन कभी भी पूछे कि PGW सबसे पहले कहां पे मिला है, उल्लेख है, तो वो उत्तर वैदिक काल में ही उल्लेख किया गया है PGW का। इसमें और भी हैं, जैसे लाल और काले रंग की मिक्स जो है वेयर, और काले रंग की ब्लैक वेयर जो है, या रेड वेयर भी एक होता है। अब देखिए, आर्थिक स्थिति में इकोनॉमी का जो है, व्यापार का जो एक तरह से समझिए बार्टर सिस्टम ही है। जैसे ऋग्वेद काल में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम था, मतलब मुझे गेहूं की जरूरत है, आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो मैं आपको चावल दे दूंगा, आप मुझे गेहूं दे दोगे। वैसे ही यहां पे व्यापार के लिए भी बार्टर सिस्टम था। ठीक है, बार्टर सिस्टम। अब देखिए, नेक्स्ट में हम लोग बार्टर सिस्टम जान गए। अब यहां पे प्रधान, देखिए व्यापार करने के लिए व्यापारी चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता था? श्रेष्ठीन। ठीक है, श्रेष्ठीन। कर वसूलने वाले को संग्रहित्री, कर वसूलने वाले को संग्रहित्री। ठीक है, भाग दूध कहा जाता था, भाग दूध। जैसे भाग लेने वाले को किसी भी समाज में, मान के चलो पैसे लेने वाले को भाग, तुम्हारे कमाए हुए पैसे में से मैं अगर भाग ले लूं, तो उसे भाग दूध बोला जाएगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम। व्यापार करने वाले अधिकारी को, व्यापार करने वाले व्यापारी को श्रेष्ठीन बोला जाता था, श्रेष्ठ। ठीक है, अब देखिए बार्टर सिस्टम है। मापने की जो इकाई थी, माप तो करेंगे ही ये लोग, मापने के इकाई में एक नाम आता है निष्क, एक और नाम आता है शतमान। निष्क में याद रखिएगा, ऋग्वेद काल में निष्क सोने का आभूषण होता था, और उत्तर वैदिक काल में ये व्यापार करने के लिए, मापने या व्यापार करने के लिए उपयोग होने लगा मुद्रा। ठीक है, ये मुद्रा बन गया निष्क सामान्य। तो ऋग्वेद में सोने का आभूषण, और उत्तर वैदिक में ये हो गया मुद्रा। ठीक है, निष्क यहां पे हम लोगों का। अब देखिए यहां पे क्या है, जब व्यापार में हम लोग जानेंगे, तो ये व्यापार, ये लोग समुद्र का भी इन्हें ज्ञान था।
व्यापारी लोग हैं तो इन्हें तो नए नए व्यापार करने का क्षेत्र भी चाहिए, तो समुद्र का ज्ञान ये इस समाज को था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे यहां पे एक चीज स्टार करके रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहां के लोगों को कपास की भली भांति जानकारी थी, किंतु वैदिक काल में कपास की जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। यहां के लोग ऊन और रेशम, यहां के लोग ऊन और रेशम की जानकारी रखते थे। ठीक है, तो यहां पर हो गया आर्थिक स्थिति इनका ये हो गया, कृषि विस्तार के कारण हुआ। और कृषि विस्तार क्यों हो रहा था? लोहे की खोज के कारण। ठीक है, और एक चीज और याद रख लीजिएगा, हम लोग उत्तर वैदिक काल में मुद्रा तो जानेंगे कि निष्क हो गया, मगर अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि सिक्के का उपयोग हो रहा था, तो सिक्के का उपयोग नहीं हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में सिक्के का उपयोग बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नामो निशान नहीं है। तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे हमारी खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? धार्मिक स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? धार्मिक रिचुअल्स के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन थे? इंद्र। किंतु लोहे के खोज के बाद यज्ञों की ज्यादा इंपॉर्टेंस हुई, तो देवता भी यहाँ पे चेंज होंगे। हर समाज अपना देवता चूज करेगा, हर वेद के लिए एक अलग पंडित नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोगों धार्मिक स्थिति हेडलाइन दीजिए। धार्मिक रिचुअल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कर्म कांड के आधार पर आधारित है समाज, कर्म कांड के आधार पर। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कर्म कांड के आधार पर है भौतिक सुख, भौतिक सुख। ठीक है, कर्म कांड के आधार पर यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट इस समाज का हो जाएगा। और गंगा यमुना तो आपको पता ही है, गंगा यमुना दोआब इस संस्कृति का केंद्र बिंदु है। गंगा यमुना दोआब संस्कृति का केंद्र बिंदु। ठीक है, और यज्ञों की प्रधानता हो जाएगी इस समाज में, यज्ञों की प्रधानता। इसके कारण ही ब्राह्मणों का इंपॉर्टेंस इस समाज में बढ़ जाता है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं ये समाज, क्योंकि आपको हम बोल देंगे कि मैं ये यज्ञ करवा दूंगा तो आपको बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये यज्ञ करवा दूंगा तो ये राज्य जीत लोगे, तो आप मुझे वैल्यू करोगे ही। वही चीज़ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब देखिए यज्ञ का तो पता ही चल गया कि संस्कृति का मूल हो गया। अब आपको बताए ना कि ऋग्वेद के जो देवता थे, ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। किंतु उत्तर वैदिक काल में यहाँ के देवता हो जाएंगे प्रजापति। सबसे उच्च स्थान ये ही लेके रहेंगे, जिनको सृजन का देवता भी बोला जाता है। सर्वोच्च स्थान इसे दिया गया। रुद्र, पशुओं की देवता। ठीक है, रुद्र, पशुओं के देवता को रुद्र कहा जाने लगा। ठीक है, अब एक और देवता है यहाँ पे तीसरे नंबर पर, जिसे हम लोग बोलते हैं विष्णु, जिसे लोगों के पालक बोला जाता है, लोगों को पालने वाला। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऋग्वेद काल में जो देवता इंपॉर्टेंट थे उनका वैल्यू यहाँ पे कम हो गया, और प्रजापति, विष्णु और रुद्र का इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। ठीक है, तो देवता में भी चेंजेज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आपको बताएं कि देवता वर्ण के आधार पर भी होने लगे, वर्ण के आधार पर भी चेंज। ठीक है, शूद्र का जो देवता हो गया, यहां पे स्टार मार्क करके, पूषण जो पशुओं के देवता ऋग्वेद में हुआ करते थे, वो यहां पे पूषण। ऋग्वेद में जो शूद्र, ऋग्वेद में
जो पशुओं के देवता होते थे वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। इससे भी आपको पता चल सकता है कि जिस समाज में पशुओं का जो देवता है वो शूद्र का देवता हो गया, मतलब शूद्रों का स्थान इस लेवल पे आ गया था। शूद्रों का देवता, अलग अलग देवता वर्ण के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, देखिए जब कर्म कांड यज्ञों की प्रधानता होना स्टार्ट होगा, जादू टोना, क्योंकि वेद में ही जादू टोना आ गया है, जब जादू टोना समाज में बढ़ जाएगा तो जन्म मरण पुनर्जन्म सभी की यहां पे हो जाएगा। तब पुनर्जन्म की जो उल्लेख है यहीं पे आया, पुनर्जन्म का उल्लेख, पुनर्जन्म का उल्लेख यहीं पे आया है, उत्तर वैदिक काल में आया है, ठीक है। और ये कहां पे आया है, सबसे पहले अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे पुनर्जन्म का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पे हुआ है, तो शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। उस टाइम पे ना ऋग्वैदिक समाज सरल था, सरल एक तरह से सिंपल सोसाइटी थी, किंतु लेटर वैदिक काल में इन 3 वेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के कारण ये समाज में कठोरता आनी शुरू हो गई। वर्ण सिस्टम आ गया जो और ज्यादा कठोर कर दिया। ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो गया, जिससे समाज में कठोरता आना स्टार्ट हुआ, भेदभाव बढ़ना स्टार्ट हुआ, छुआछूत बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। पुनर्जन्म का उल्लेख हो गया। अब देखिए जब यज्ञ का प्रधानता हो गया, सब कुछ हो रहा है, तो यहां पे ही मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई। इसी समाज में मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन यहां पे भी बनता है कि मूर्ति पूजा सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुआ, तो उत्तर वैदिक काल के लोग ने मूर्ति पूजा शुरू किया था। और अब देखो पुनर्जन्म आपको पता ही चल गया। अब यज्ञों में आपको पता ही चल गया कि यज्ञ में कौन कौन यज्ञ आ जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ, जो आपने सुना होगा कि राम ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उनके घोड़ा जब जिस राज्य से गुजरेगा, कोई अगर नहीं रोक रहा है तो वो राज्य सभी उनके अधीन आ रहे हैं, किंतु लव और कुश उनके ही दोनों पुत्रों ने उस घोड़े को रोका था और उसके बाद युद्ध हुआ था। तो अश्वमेध यज्ञ हुआ, वाजपेयी यज्ञ हुआ, ये सभी ब्राह्मण करवाते थे। वाजपेयी यज्ञ हुआ, अग्निष्टोम हुआ, अग्निष्टोम यज्ञ हुआ, ठीक है, पुरुष मेघ हुआ, ये सभी यज्ञ इसमें आ जाते हैं और ये सभी ब्राह्मण करवाते हैं। और ब्राह्मण इसके लिए बहुत ज्यादा दक्षिणा लेते थे, ठीक है, जिनसे इनका पावर बढ़ता ही चला गया, इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। इसी काल में 2 धर्म ग्रंथ का उल्लेख आया है, नाम आया है, जिसका एक का नाम है जिसे हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं, जिसे महाभारत जानते हैं, और दूसरा रामायण, ठीक है। और हर वेद के लिए, हर वेद, एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया, हर वेद के लिए अलग अलग पंडितों का नाम आया है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद अगर क्वेश्चन पूछे तो ऋग्वेद, होत्री, ठीक है, ऋग्वेद का होत्री हो जाएगा। सामवेद, सामवेद एक तरह से उपवेद कहा जाता है, उद्गाता इसका हो जाएगा। इसी का ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उसी के संकलन को सामवेद, उसी के संकलन गाने का है, तो गाने का जो है उसी को सामवेद बोला जाता है। अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद, ये सभी के सभी अलग अलग पंडित एक तरह से हो जाते हैं, पुरोहित हो जाते हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद का जो होता है वो ब्रह्मा या ब्रह्म, ठीक है, और यजुर्वेद का होता है अधर्व्यू, ठीक है। ये 4 अधर्व्यू पुरोहित हैं, इनके चारों वेद के 4 अलग अलग पुरोहित। समाज में देख रहे हो कितनी असमानताएं आ चुकी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा धार्मिक स्थिति हमें समझ आ गया, और इसी से हमें पता चलता है जब समाज सरल है तो आसानी जीवन है, किंतु बाद में चल के लेटर वैदिक पीरियड में जब समाज में ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ और समाज कठोरता मतलब सरलता से कठोरता की तरफ गई, तो समाज फिर जब जीवन में भी कठोरता आती है, प्रॉब्लम आती है, तो किसी भी तरह उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो जब ये समाज में कठोरता आई तो इस समाज के लोग भी किसी तरह इस कठोरता से बाहर निकलना चाह रहे थे, और उसी टाइम पे इस धर्म का जब डिक्रीज होना, इस धर्म से, ब्राह्मण धर्म से जब लोग ज़्यादा चिढ़ने लगे थे, उसी टाइम पे ये इस समाज में जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ। मतलब सरलता से कठोरता की तरफ समाज गई, फिर कठोरता से सरलता का मार्ग ढूंढने के लिए लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो हम लोग धार्मिक स्थिति जान गए। अब हम लोग एक बार डाटा देख लेते हैं कि ऋग्वेद और लेटर वैदिक में डाटा एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं ऋग्वेद, यहां पे लेटर वैदिक, इनका टाइम है 1500 से 1000 BC, इनका है 1000 to 600 BC, बीच में 1000 BC, आयरन रिवॉल्यूशन, कहाँ पे, तो धारवाड़ में। ऋग्वेद में सबसे पहले जान लेते हैं ऋग्वेद का समाज है वो कैसा है। ठीक है, ऋग्वेद का तो समाज है जना, सोसाइटी जना, इसका समाज क्या है, जनपद। इकोनॉमी यहां पे क्या है, पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी। यहां पे क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड जनपद। ठीक है, मतलब कृषि आधारित। तीसरा, जन से जनपद, पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर। उसके बाद समतावादी सोसाइटी क्या है, समतावादी, इगेलिटेरियन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, कठोरता समाज में आ चुकी है, लोहे के खोज के कारण कठोरता आना स्टार्ट हुआ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, तो प्रिविलेज्ड क्लास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब क्लास आना स्टार्ट हुआ, वैश्या। ठीक है, अब चौथा हम लोग क्या जानेंगे, यहां पे रिलीजन। तो रिलीजन यहां पे है, कौन है, सनातन। यहां पे क्या हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म। समाज देख लीजिए पूरा का पूरा, आयरन रेवोल्यूशन के कारण ऋग्वेद काल जन से जनपद में ट्रांसफर हो गया, पेस्टोरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, इगेलिटेरियन समतावादी से प्रिविलेज्ड क्लास हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय का काल आ गया, सनातन से और ब्राह्मण रिलीजन में हो गया, और यहाँ पे धर्म, ठीक है, धर्म का महत्ता बढ़ गया लेटर वैदिक में। और ये सभी किसके कारण हो रहे थे, इस एक कारण, आयरन रिवॉल्यूशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेटर वैदिक के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में होगा, और
इसका जो आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग।